सर वो क्या कारण है कि आप जन स्वराज में आके जुड़े? सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। ना आंदोलन एक आंदोलन था जिससे सत्ता परिवर्तन हो गया। काफी गंभीर है और इसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हैं। तो अपने लिए वो कोई पद नहीं रख रहे हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा नहीं है। पहचान अपना एक बड़ा छवि बनाया है, बिहार के लोगों को भी छवि वैसा बना पाएंगे। बिहारी कह के बुलाया जाता है गाली के रूप में। बिल्कुल। बिहारी का मतलब गरीब, बिहारी का मतलब बेरोजगार। देश के 10 अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है और वो दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सके। प्रशासन मदद करेगा यहाँ के उद्यमियों को। उसको विधानसभा पहुंचाने की बात की गई है। उनका विकास नहीं होगा जब तक वो योगदान नहीं करेंगे अपने परिवार में, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। जब तक वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी तब तक उसे हमेशा दबाया ही जाएगा। ये हमने इनको टिकट दे दिया, आप इनको वोट दीजिए, ये राइट टू रिकॉल, इस पे अभी बहस चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक नए जन स्वराजी आरएन सिंह जी हैं, जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, इंजीनियर वर्तमान में हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि विदेश भी गए हैं और विदेश जाने के साथ साथ अन्ना आंदोलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी निभाए हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आरएन सिंह जी क्यों जन स्वराज से जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज। मेरा नाम आरएन सिंह है, मैं बेगूसराय से हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मैं साइंटिस्ट था, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में डिप्टी मैनेजर था। विदेश में रहा काफ़ी दिनों तक और विदेश से आके अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे के मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ गया था और काफ़ी दिनों तक आम आदमी पार्टी में था, करीब 12 वर्षों तक। और फिर जब प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज की पदयात्रा शुरू हुई तो मैं उनके साथ जुड़ गया, उनके पदयात्रा का सहभागी रहा हूँ काफ़ी, बेगूसराय में अन्य जगहों पर भी। यही मेरा छोटा सा परिचय है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार भी। सर वो क्या कारण है कि आप जन स्वराज में आके जुड़े? जन स्वराज में जुड़ने का मुख्य कारण है कि जन स्वराज बिहार में बदलाव का एक मुहिम है और बिहार में जो अशिक्षा है, बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो स्वास्थ्य तंत्र बिल्कुल चरमराया हुआ है, इससे सभी लोग परेशान हैं। और हम सभी लोग भी, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और इसी बदलाव के लिए मैंने भी जन स्वराज ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर जी के साथ अपना कंधा लगा दिया ताकि बिहार के बदलाव में हमारी भी थोड़ी ही सही भूमिका हो। बिल्कुल सर, जैसे कि सुने हैं कि आप अन्ना आंदोलन में थे, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, अभी जन स्वराज में आए हैं और इलेक्शन कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। तो आप जो मतलब अन्ना आंदोलन हुआ ये और एक अभियान चल रहा है जन स्वराज, इसमें क्या अंतर देखते हैं? दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है। अन्ना आंदोलन एक आंदोलन था जिससे सत्ता परिवर्तन हो गया जी। लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक है कि वो जागरूकता अभियान हो लोगों का, और प्रशांत किशोर जी का वही ये जागरूकता अभियान है, आंदोलन नहीं है। ये पदयात्रा जो हो रही है लगातार, अभी तक तकरीबन बिहार के, नॉर्थ बिहार के सभी जिलों की हो चुकी है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज बाकी है, सुपौल में चल रहे हैं। सुपौल अंतिम अवस्था में है, सुपौल की यात्रा। तो ये जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है कि आपके गरीबी का क्या कारण है, आप किस तरह से वोटिंग पैटर्न आपका है, आप एकजुट नहीं हो पाते हैं और उस बात के लिए वोट नहीं दे पाते हैं जो आपका इशूज है, जो आपकी गरीबी है, उसके लिए आप वोट नहीं करते हैं। ये लोगों को बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि अगर आप एक साथ मिलके उस जिस बात के लिए वोट करेंगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आप अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट करेंगे, अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट करेंगे, अगर रोजगार के लिए वोट करेंगे, तो आपको वो रोजगार मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपको स्वास्थ्य और इलाज की सुविधा मिलेगी। तो आप यही जागरूकता लोगों में फैलाई जा रही है और इस जागरूकता से बिहार के राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो अन्ना आंदोलन एक आंदोलन था, सत्ता परिवर्तन था, और ये एक आंदोलन है
जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाने का। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जन स्वराज का क्या खासियत है? जन स्वराज की खासियत यह है कि ये गांव-गांव पदयात्रा करके, प्रशांत किशोर जी इसके प्रणेता हैं, उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया है। पदयात्रा करके लोगों से मिलके लोगों की जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी लेना, कहीं पटना या दिल्ली में बैठ के पेपर में या किताबों में पढ़ के लोगों के गरीबी के भयंकर जो भयंकरता है इसको नहीं महसूस किया जा सकता है। तो पदयात्रा हो रही है, लोगों के बीच में जाके उनसे बातचीत हो रही है, उनके साथ जनसंवाद हो रहा है लगातार, और साथ साथ उस पंचायत की, हर एक पंचायत की क्या समस्या है उसको भी नोट किया जा रहा है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है इसे भी नोट किया जा रहा है, ताकि जब जनस्वराज की सत्ता आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में जनस्वराज बिहार में अपनी सरकार बनाएगी और बहुत बड़े बहुमत के अंतर से अपनी सरकार बना लेगी। तो जब जनस्वराज सरकार बनाएगी तो उस समय इसको जाके कहीं पता लगाने की जरूरत नहीं है। जनस्वराज के पास ऑलरेडी पहले से ही एक ब्लूप्रिंट तैयार रहेगा कि किस पंचायत की क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। उसी पे काम चल रहा है। आधा बिहार तकरीबन हुआ है, आधा बिहार बाकी है, और जब ये पूरा बिहार हो जाएगा, पदयात्रा चलती रहेगी। 2 अक्टूबर को पार्टी का फॉर्मेशन है, पार्टी की घोषणा होगी, पदयात्रा अपने जगह पर चलती रहेगी, और ब्लूप्रिंट भी साथ साथ तैयार होते जा रहा है समस्याओं का, उनके निराकरण का, हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं उसका, और इसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं उसका भी। आपने जैसे बोले कि प्रशांत किशोर जी घर घर, मतलब एक लेखा से समझ सकते हैं कि घर घर के लोग आते हैं प्रशांत जी को सुनने के लिए, तो गांव गांव जाते हैं, अभी तक 56 सा गांव घूम चुके हैं, और प्रशांत जी जो बोलते हैं कि रोजी रोजगार, बूढ़े आदमी को 400 के बदले 2000 पेंशन, ये जो वादे करते हैं प्रशांत जी, पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी का संकल्प काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गंभीर है, और इसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हैं। इस मायने में भी आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी जब पार्टी की घोषणा होगी तो अपने लिए वो कोई पद नहीं रख रहे हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा नहीं हैं। जनस्वराज है, और जनस्वराज को जिताने का उनका संकल्प है। उन्होंने बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है। अभी तक वो नेताओं के साथ मिलकर उनका चुनावी प्रबंधन करते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हम सबका तो कर देते हैं, लेकिन हमारे बिहार के बच्चों का क्या होगा, हमारे बिहार के बच्चे जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, छोटे रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, छोटी मोटी नौकरी के लिए उनको ट्रेन में भर भर के यहाँ से जाना पड़ता है, तो उसका हम हाथ पकड़ेंगे, हम उनको राजा बनाएंगे, उनके दुख दर्द को दूर करेंगे। तो जैसे कि भारत में 10 गो मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बना है, अभी जितना भी भारत में जो बड़ा बड़ा नेता है उसको देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी उनको सहयोग किए हैं, जो भी पहचान अपना एक बड़ा छवि बनाया है। बिहार के लोगों को भी छवि वैसे बना पाएगी कि बिहारी मतलब गाली दूसरे राज्य में जाते हैं? निश्चित रूप से बिहार के जो बच्चे जाते हैं हमारे दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए, या हमारे युवा जो जाते हैं दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए, उन्हें बिहारी कह के बुलाया जाता है गाली के रूप में। बिल्कुल। उन्हें समझा जाता है कि बिहारी का मतलब गरीब, बिहारी का मतलब बेरोजगार, बिहारी का मतलब इसका सब कुछ छिना हुआ है, भिखारी, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो उस दृष्टि से देखते हैं लोग बिहार को। इसी को बदलना है, इस छवि को बदलना है, और बिहार को, प्रशांत किशोर जी का ये संकल्प है कि अगले कुछ वर्षों में बिहार को देश के 10 अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लाके खड़ा करना है। इसके लिए पूरी तरह से वो संकल्पित हैं, और उनके साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो सभी इसी संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं कि हमको बिहार को बदलना है, बिहार की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को बदलनी है, बिहार में एक अच्छी स्वच्छ सरकार लानी है, बनानी है, ताकि पूरा देश देख सके कि बिहार कहाँ था और अभी वहाँ से उठ के कैसे ऊपर आ रहा है। जन स्वराज की प्राथमिकता क्या है? जन स्वराज की प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता और संकल्प यही है कि हमारे जो बच्चे चले गए हैं, हमारे जो युवा चले गए हैं बाहर रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, उनको बुला के उनकी
स्किल के हिसाब से, उनमें क्या काबिलियत है, उनमें क्या हुनर है, उनके हिसाब से उनको बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था करना, जिनके पास हुनर है उनको पूंजी उपलब्ध करवाना, ताकि वो यहाँ ही बिहार में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, वो उनके उद्यमता का विकास हो सके और वो दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकें। एक जो जिस व्यक्ति में कुछ हुनर है, वो अगर अपना कुछ एक व्यापार या अपना कोई धंधा या अपना कोई छोटा इंडस्ट्री कुछ भी खड़ा करता है, तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाता है। कहीं 10 लोग होंगे, कहीं 20 लोग होंगे, कहीं 50-100 लोग होंगे। तो ऐसे बिहार में ऐसे काबिल लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, जो बिहार से बाहर जाके अभी उन राज्यों के विकास में सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो जब यहाँ आएंगे बिहार में, तो उनसे वो बिहार के विकास में सहयोग करेंगे, बिहार के लोगों को रोजगार देंगे। स्किल उसमें आ गए हैं, सिर्फ पूंजी का मतलब पूंजी हो जाएगा तो अपना आराम से कोई अच्छा खासा कर सकते हैं। जी, पूंजी के लिए बैंकों से व्यवस्था की जाएगी। बैंक अभी जो बिहार में बैंकों में पैसा जमा होता है, उसका मात्र 40% ही यहाँ के लोगों को ऋण के रूप में मिलता है, और जो भी ऋण के रूप में मिलता है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में जहाँ एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर एक ऑफिस में जाता है, वहीं महीनों तक लटके रह जाता है और प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाता है कई गुना ज़्यादा। इसलिए बिहार में आर्थिक रूप से बिहार को जो सक्षम होना चाहिए हो नहीं पा रहा है। एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है, जबकि उसको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के अंदर उसको खड़ा हो जाना चाहिए। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और बैंकों से लोन की व्यवस्था की जाएगी, और प्रशासन मदद करेगा यहाँ के उद्यमियों को या जो व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों को, कि वो उनको व्यापार वो खड़ा करें, और उसमें प्रशासन पूरा मदद करे, उनको खड़ा होकर मदद करे। साथ साथ वो जो प्रोडक्ट बनावे, जैसे एक पंचायत, इतने पंचायत हैं अपने एक जिले के अंदर, मान लिए 230 पंचायत हैं एक जिले में, तो पंचायत में पंचायत शॉप की व्यवस्था करना, वहाँ का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है, जो भी बन सकता है वहाँ, या खेती से, किसानी से आता है, या कोई छोटा मोटा रोजगार है, या मान लिया महिलाएं पापड़ बनाती हैं, या छोटा छोटा कुटीर उद्योग है, उनको महिलाओं को प्रोत्साहित करके वो सब करवाया जाएगा, और उनके प्रोडक्ट को लेके उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। एक जगह उत्पादन हो रहा है, मार्केटिंग में प्रशासन या जो सरकार की एजेंसियां हैं वो सहयोग करेगी। तो इस तरह से बिहार में आर्थिक गतिविधि चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आर्थिक गतिविधि शुरू हो जाएगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और बिहार का आर्थिक विकास होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि प्रशांत जी जो विजन लेके आए हैं, वो जो सारे, जैसे कि प्रशांत जी का लेडीज के साथ, मतलब महिलाओं के साथ जो मीटिंग हुआ था, बहुत बड़ा देखे थे, उसमें एकदम भीड़ था। उसमें जो महिलाओं को 40 सीट देने की बात की गई है और उसको विधानसभा पहुंचाने की बात की गई है, और आने वाले अगले आगामी चुनाव में, अगले 5 वर्ष में, ये 2025 के बाद उसमें भी इसमें बढ़ोतरी हो गया, 78, कहीं 70-78, यही बात किए गए हैं। क्या लोग महिलाओं को जो 40 सीट देने की बात लोग एक्सेप्ट करेंगे? जो आदमी है वो एक्सेप्ट करेंगे? पुरुष वर्ग निश्चित रूप से, महिला नारी शक्ति है हमारी, और जब तक उनका विकास नहीं होगा, जब तक वो योगदान नहीं करेंगे अपने परिवार में, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए उनको राजनीतिक रूप से भी उनको प्रतिनिधित्व देना है, और 40 सीट, मैं इलेक्शन कमेटी में हूँ तो मैं जानता हूँ, इसकी गहराई तक जानता हूँ, इसके गंभीरता को जानता हूँ। 40 सीट हर एक जिला में, हर एक लोकसभा में 1 सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित है। जो भी काबिल अच्छी महिला हैं, जिनको राजनीति में रुचि है, ऐसे महिलाओं को खोज के निकाल के उनको प्रोत्साहित करके ऐसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और ताकि वो विधानसभा में जाएं और जो महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं उनको उठाते रहें। तो उनको भी राजनीतिक रूप से उनको ताकत देनी है, उनका सशक्तिकरण करना है। और ये जनसुराज को बखूबी मालूम है कि जब तक हमारी नारी शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, तब तक उसे हमेशा दबाया ही जाएगा। इसलिए आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, लेकिन जनसुराज का ये संकल्प है और पहले घोषणा हो चुकी है
40 सीट महिलाओं को देना ही देना है, उन महिलाओं को जो राजनीति में अपनी रुचि रखती हैं और वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ के शासन में, प्रशासन में अपनी भागीदारी दें, राजनीति में, सत्ता में अपनी भागीदारी दें। उन सब महिलाओं का स्वागत है। प्रशांत जी बोलते हैं लेकिन लकीर हो जाता है, जो बोलते हैं मतलब वो होना ही है। और आप बोले कि मतलब आप जैसे आपके बारे में जैसे सुने हैं कि आप इलेक्शन कोर कमेटी के मेंबर हैं, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, उसमें कैसे क्या किया जा रहा है? इलेक्शन कोर कमेटी का मैं भी एक सदस्य हूं और 6 हमारे साथी हैं। हम लोग मिलके इलेक्शन प्लान कर रहे हैं। जन स्वराज, जैसा कि सब लोगों को, आप सब दर्शकों को भी मालूम है, जनता का सुंदर राज, जनता का राज है, वो भी सुंदर राज होगा। तो ये जनता का राज का पहला बानगी, प्रथम बानगी इसी इलेक्शन, जो अभी हम लोग 25 सदस्यीय कोर कमेटी, प्रदेश कमेटी की करवा रहे हैं, उसका प्रथम बानगी देखने को मिल रहा है सब लोगों को। यह जो चुनाव होगा, ये जनता चुनाव करेगी इसका। जनता के राज का मतलब हुआ कि जनता के पास निर्णय लेने का अधिकार, जनता तय करेगी कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, उनका एमएलए कौन होगा, उनका एमपी कौन होगा, उनका मुखिया कौन होगा, उनका पार्षद कौन होगा। ये कोई पटना में बैठ के नहीं कहेगा कि ये हमने इनको टिकट दे दिया, आप इनको वोट दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता तय करके बताएगी। जन स्वराज अपने कैंडिडेट्स देगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 मान लीजिए कैंडिडेट दे दिया गया, उसमें से जो बेहतरीन है उनको वोट दीजिए, आप अच्छे कर, या रिजेक्ट कर दीजिए। आप जनता जिनको कहेगी उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। इसमें प्रशांत किशोर या कोई इलेक्शन कोर कमेटी के लोग उसमें नहीं, कुछ भी नहीं देंगे अपना। उनका कोई निर्णय नहीं होगा, जनता का निर्णय होगा। और उसको हम लोगों का काम है, इलेक्शन कोर कमेटी का काम है उसको असली जामा, वास्तविकता का जामा पहनाना, उनको उनके लिए टिकट की घोषणा करना। प्रशांत जी बोले कि हम कोई पद नहीं लेंगे, मतलब प्रशांत जी ये जो चल रहे हैं निस्वार्थ भाव से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों को। इसमें भी सुना है कि जो सबसे समाज में सबसे पिछड़ गए हैं, जो दलित महादलित में जो बिखरे हुए हैं, उनको समाज में सबसे पहले आगे किया जाएगा। ये इसका थोड़ा क्या हमारे दर्शक? जी, ये निर्णय लिया गया है कि समाज का जो सबसे पिछड़ा समुदाय है, जो पिछड़ गया है जी। और अभी तक उठ नहीं पा रहा है, सब कुछ के बावजूद भी, आरक्षण के बावजूद, सब कुछ के बावजूद उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई है समाज में। तो सबसे पहले उनको राजनीति में आगे आने का मौका दिया जाए। और ये प्रशांत किशोर जी सिर्फ नहीं कह रहे हैं, पूरे बाजाबता मीटिंग में सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने भी इसमें अपनी सहमति दी और ये बताया कि नहीं, हमारे जो वर्ग, हमारे साथी पीछे छूट गए हैं, पहला मौका उनको मिले। उसके बाद उससे जो थोड़ा आगे हैं उनको मौका मिले। इसी तरह से सभी समुदाय को मौका मिले और सबको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अवसर मिल जाए। तो इसी के तहत सबसे पहले एससी समुदाय को, शेड्यूल्ड कास्ट से हरिजन कहा जाता है, उस समुदाय के लोगों को के हाथ में ये पूरे पार्टी का कमान दिया जाएगा। प्रशांत जी के हाथ में कमान नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं पार्टी का कोई पद नहीं लूँगा, वो कोई पद नहीं लेंगे। तो ये पद दिया जाएगा जो उस वर्ग से जो काबिल लोग हैं, उन काबिल लोगों को बुला के, देख के, समझ के घोषणा की जाएगी हमारे उस वर्ग से, शेड्यूल्ड कास्ट से, और वही पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा सबसे लास्ट अब सवाल है, हम एक न्यूज़ देख रहे थे परसों, तो उसमें देखे कि जो अगर जन स्वराज की तरफ से अगर कोई विधायक बनती है, तो जो विधायक की जो सारी चीज फॉर्मेलिटी पूरा करके विधायक अगर बन जाता है, तब वो मनमानी करता है, तो लोगों के पास में ये शक्ति जन स्वराज देगी कि मतलब वो अपना एक पूरे लोगों को बैठा के उनको निष्कासित करने का, ये क्या है था मामला? ये राइट टू रिकॉल, इस पे अभी बहस चल रही है। अभी जो संविधान का निर्माण हो रहा है उस पर पूरे बिहार राज्य में बहस चल रही है, जनता के बीच में बहस चल रही है, जनता अपना मंतव्य दे रही है। तो राइट टू रिकॉल की भी बात हो रही है। जनस्वराज राइट टू रिकॉल मतलब अपने प्रतिनिधि को जनता वापस कर ले सकती है।
अगर विधायक उनके हिसाब से, उनके अनुसार उसने विधायक ने जो वादे किए थे, या विधायक अगर जनता का काम नहीं कर रहा है, तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए। आज तक देश के किसी भी पार्टी में ये अधिकार नहीं है। अधिकार दिया जाएगा जनता को कि अपने प्रतिनिधि को वो आपस बुला ले। तो ये घोषणा अगर जनता मान लीजिए करती है कि नहीं, ये हमारे प्रतिनिधि, ये हमारे एमएलए या ये हमारे एमपी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बुला के जनस्वराज उनसे कहेगी कि आप इस्तीफा दे दें, इस पद से हट जाएं, क्योंकि आप जनता के मूल्यों पर, जनता के हिसाब से आप खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, और जनता चाहती है कि आप वापस हो जाएं। तो ये व्यवस्था की जा रही है। इसका लीगल पक्ष भी देख लिया जाएगा कि इसका कानूनी प्रारूप क्या होगा, किस तरह से हो सकता है, इसमें कहाँ संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन राइट टू रिकॉल किसी न किसी रूप में जनता के पास ये अधिकार जाएगा कि अपने प्रतिनिधि को वो जब चाहे कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, हमारा काम नहीं कर रहा है, तो उसको बुला सके वापस। राइट टू रिकॉल। भारत देश के इतिहास में आज़ादी के 76 साल के बाद जनस्वराज एक ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है, जनता के सहयोग से, जनता के मांग के अनुसार कि राइट टू रिकॉल हम करेंगे, और वो व्यवस्था जनस्वराज में आएगी। सर, हमारे चैनल पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, बहुत अच्छा। और आपके सभी व्यूअर को नमस्कार, और जितने भी हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जो आपके व्यूअर हैं, उनसे मेरा सविनय अनुरोध होगा कि एक जो मुहिम चल रही है जनस्वराज की, बिहार को बदलने की मुहिम, आमूल चूल परिवर्तन की मुहिम, ऐसा मुहिम जिसमें बिहार के बच्चे को मुफ्त में विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके, जहां इलाज की व्यवस्था मुफ्त में हो सके, जहां हम पलायन को रोक सकें, जहां हम अपने लोगों को जो पलायन कर चुके हैं उनको वापस बुला सकें। हमारे जो वृद्धजन हैं, जनस्वराज की जब सत्ता आएगी तो 60 वर्ष के जो भी स्त्री पुरुष हैं, उन्हें 400 रुपये का भीख नहीं, 2000 रुपये का एक सम्मानजनक राशि दी जाएगी, ताकि वो अपना भरण पोषण सम्मान के साथ कर सके। तो इस मुहिम में आप सब लोगों से अनुरोध है, सभी व्यूअर से अनुरोध है कि आप लोग भी शामिल हों, और शामिल होकर अपना कंधा लगाकर इस मुहिम को सफल बनावें, ताकि जनस्वराज आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।